नमस्कार दोस्तों दाद शब्द का प्रयोग फंगल इन्फेक्शन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो त्वचा की ऊपरी परत पर होता है। दाद को मेडिकल की भाषा में टीनिया कहते हैं और इस त्वचा की बीमारी का नाम उस जगह के संदर्भ में रखा जाता है जहां पर इसका इन्फेक्शन शुरू होता है। दोस्तों दाद इन्फेक्शन के कुछ प्रकार होते हैं जिनमें शामिल है कॉर्पोरिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया पेडिस और टीनिया क्रोरिस। दाद एक परतदार और पपड़ीदार चकत्ते के कारण बनता है जो त्वचा पर गोल और लाल चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। दाद के अन्य संकेत और लक्षण भी हैं जिनमें दाद की जगह से बाल झड़ना, खुजली, घाव या छाले वगैरह शामिल है। दाद जो है ये संक्रामक होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। शारीरिक परीक्षण के दौरान त्वचा की जांच माइक्रोस्कोप की सहायता से प्रभावित त्वचा को खुरचना और कल्चर टेस्ट किए जा सकते हैं जिनकी मदद से डॉक्टर बीमारी के लिए उचित इलाज का निर्धारण कर पाते हैं और इससे संबंधित अन्य स्थितियों का भी पता लगा पाते हैं। एक सफल उपचार के लिए एक उचित परीक्षण आवश्यक माना जाता है। दाद को एंटी फंगल दवाइयों की मदद से सफलतापूर्वक ठीक किया जा सकता है और संबंधित दवाइयाँ खाने और लगाने दोनों ही तरीकों हेतु उपलब्ध है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि दाद के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों दाद के विभिन्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात की जाए टीनिया बार्बई की, तो ये चेहरे की दाढ़ी वाले क्षेत्र और गर्दन पर सूजन और निशान के साथ होता है जिसके साथ अक्सर इसमें खुजली भी होती है। इसके कारण कई बार बाल टूटने लगते हैं और अक्सर ये नाई के पास हमेशा दाढ़ी कटवाने जाने के दौरान हो जाता है और इसीलिए इसको दाढ़ी के दाद को नाई की खुजली यानी कि बार्बर्स ईच भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए टीनिया कैपिटिस की, तो ये दाद खोपड़ी यानी कि स्कैल्प में होता है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और ये खास तौर पर बचपन के बाद वाले समय या किशोरावस्था के दौरान होता है और ये स्थिति सामान्य रूप से स्कूलों में फैलती है। टीनिया कैपिटिस के कारण माथे के कुछ हिस्से में गंजापन दिखने लगता है और ये स्थिति सेबोरिया और रूसी के विपरीत होती है। सेबोरिया और रूसी जो है ये बाल झड़ने का कारण नहीं होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए टीनिया क्रोरिस की, तो जोड़ों, आंतरिक जांघें और नितंबों के आसपास की त्वचा पर होने वाले दाद को क्रोरिस टीनिया के नाम से जाना जाता है और दाद का ये प्रकार किशोर लड़कों और पुरुषों में काफ़ी आम होता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए टीनिया पेडिस की, तो पैर के दाद इन्फेक्शन के संदर्भ में टीनिया पेडिस सबसे आम होता है और ये उन लोगों में अक्सर देखा जाता है जो ऐसे सार्वजनिक स्थान पर नंगे पांव जाते हैं जहां पर इन्फेक्शन का खतरा होता है जैसे कि बाथरूम और स्विमिंग पूल। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाद के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों दाद के लक्षण इसके इन्फेक्शन के आधार पर अलग अलग होते हैं जिसमें त्वचा के इन्फेक्शन के साथ अलग अलग अनुभव हो सकते हैं जैसे कि लाल चकत्ता, त्वचा में खुजलियाँ, जलन, त्वचा पर परतदार और उभरा हुआ दाग होना, दाग का फैलना या बढ़कर फफोला बन जाना, दाग का बाहरी तरफ से किनारों पर लाल हो जाना या एक अंगूठी के समान आकृति वाला दाग होना और ऊपर की तरफ उभरे हुए किनारों वाले दाग होना। अगर आपके नाखूनों में डर्मेटोफाइटोसिस हो गया है तो वे पतले और बेरंग हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनमें दरार भी आ सकती है और यही स्थिति सिर में होने पर प्रभावित हिस्सों से बाल टूट या फिर झड़ सकते हैं और दाग की जगह पर गंजापन होने की संभावना हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाद क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों दाद एक संक्रामक फंगल इन्फेक्शन होता है जो फफूंदी जैसे परजीवी के कारण होता है और ये परजीवी आपकी बाहरी त्वचा की कोशिकाओं में पनपता है और कई तरीकों से फैल सकता है जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। दाद जो है ये संक्रमित व्यक्ति की त्वचा से किसी स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा के संपर्क में आने पर ये रोग फैल सकता है। उसके बाद बात की जाए जानवर से मानव में फैलाव की, तो दाद से ग्रसित जानवर को स्पर्श करने से भी दाद का इन्फेक्शन मनुष्य के शरीर में फैल सकता है जैसे घर के पालतू संक्रमित कुत्ते या बिल्ली को लाड़ प्यार करना। दाद का इन्फेक्शन गायों में भी काफ़ी सामान्य होता है। उसके बाद बात की जाए किसी वस्तु से मानव में फैलाव की, तो मानव या जानवर द्वारा किसी संक्रमित वस्तु को छूने से भी दाद का इन्फेक्शन उनमें फैल सकता है। संक्रमित वस्तुएं जैसे कि कंघी, ब्रश, कपड़े, तौलिया, बिस्तर और चादर। और उसके बाद बात की जाए मिट्टी से मानव में फैलाव की, तो ये काफ़ी कम होता है कि संक्रमित मिट्टी के संपर्क में आने से किसी व्यक्ति को दाद का इन्फेक्शन हो जाए, पर अक्सर ये तभी होता है जब कोई व्यक्ति अत्यधिक संक्रमित मिट्टी के संपर्क में लंबे समय तक रहे। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाद से कैसे बचें, इसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं। तो स्वस्थ और स्वच्छ व्यवहार का आचरण करते हुए दाद के इन्फेक्शन की रोकथाम की जा सकती है। ज़्यादातर इन्फेक्शन जानवरों के संपर्क और उचित स्वच्छता की कमी के कारण होता है। तो दाद से बचने के लिए आप कुछ सुझाव अपना सकते हैं जैसे कि जानवरों को स्पर्श करने के बाद अपने हाथ धोएं,
पालतू जानवरों के रहने की जगह को स्वच्छ और कीटाणु रहित रखें। अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है तो संक्रमित जानवरों या लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। नियमित रूप से अपने बालों को शैम्पू करें और धोएं। बारिश के दिनों में सार्वजनिक क्षेत्रों में जूते पहनकर जाएं। जिन लोगों को इन्फेक्शन की आशंका है उन लोगों के साथ अपने निजी चीज़ें शेयर ना करें, जैसे कि कपड़े और कंघी वगैरह, और अपने पैरों को साफ और सूखा रखें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाद का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर जो है वो दाद का निदान करने के लिए त्वचा की जांच करते हैं और प्रभावित त्वचा को देखने के लिए ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर ब्लैक लाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी त्वचा पर दाद का इन्फेक्शन फैल चुका है तो ब्लैक लाइट की मदद से ये चमकने लगते हैं और साफ दिख जाते हैं। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर कुछ टेस्ट की मदद से भी दाद की पुष्टि कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए फंगल कल्चर या स्किन बायोप्सी की, तो इसमें डॉक्टर मरीज़ की प्रभावित त्वचा से एक छोटा टुकड़ा नमूने के तौर पर निकाल लेते हैं और अगर त्वचा पर फफोला बना हुआ है तो उसमें से कुछ पदार्थ निकाल कर लैब में टेस्ट के लिए भेज दिए जाते हैं, जिसमें इसमें फंगस की उपस्थिति की जाँच की जाती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए KOH परीक्षण की, तो KOH परीक्षण की मदद से संक्रमित जगह की सामान्य कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है और वहां पर फंगल ग्रसित कोशिकाएं ही बच जाती है। और उसके बाद माइक्रोस्कोप की मदद से फंगल कोशिकाओं को आसानी से देखा जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाद का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों घरेलू उपचारों से दाद को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए एंटी फंगल दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी होती है। दाद के उपचार के लिए दवाओं को लगाकर यानी कि टॉपिकली और खाकर यानी कि सिस्टेमिकली इसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए सामान्य उपचार यानी कि टॉपिकल ट्रीटमेंट की, तो जब दाद शरीर की त्वचा या जोड़ों जैसे भागों को प्रभावित करता है तो उसके लिए कई एंटी फंगल क्रीम उपलब्ध हैं और ये एंटी फंगल क्रीम 2 हफ्तों के भीतर स्थिति को सामान्य कर देती है। इनमें क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल जैसे अवयव शामिल है और ये उपचार पैर के फंगल इन्फेक्शन जैसे कई मामलों के लिए भी काफ़ी प्रभावी होते हैं। और इनमें काफ़ी सारी ऐसी क्रीम है जो मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हैं और ये आमतौर पर ज़रूरी होता है कि इन एंटी फंगल क्रीम का प्रयोग कम से कम 2 हफ्ते तक किया जाए। एंटी फंगल दवा ल्यूलिकोनाजोल एक एंटी फंगल टॉपिकल एजेंट है और ये 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों में टीनिया क्रूरिस और टीनिया कॉर्पोरिस को ठीक करने के लिए उपयुक्त है और इससे 1 सप्ताह तक हर रोज दिन में 1 बार उपचार किया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए क्रमबद्ध उपचार की यानी कि सिस्टेमिक ट्रीटमेंट की, तो कुछ फंगल इन्फेक्शन सामान्य दवाओं पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे कि सिर और नाखून के फंगल इन्फेक्शन। तो ऐसी जगहों पर जहां क्रीम ठीक से नहीं लगाई जा सकती वहां पर दाद की बढ़ती गंभीरता को रोकने के लिए खाने की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ग्रेजियोफल्विन टैबलेट लंबे समय तक एक प्रभावी एंटी फंगल दवाई रही है, लेकिन अब अन्य दवाएं भी उपलब्ध हैं जो कि ग्रेजियोफल्विन की जितनी सुरक्षित और ज़्यादा प्रभावी है। इनमें शामिल है टर्बिनाफाइन, इट्राकोनाजोल और फ्लुकोनाजोल। खाने की दवाएं आमतौर पर 3 महीने तक दी जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाद होने के जोखिम को बढ़ाने वाले कारक क्या हैं। तो दोस्तों दाद किसी भी व्यक्ति में विकसित हो सकता है। बच्चे या जिन लोगों के पास पालतू बिल्ली है उनमें दाद का इन्फेक्शन होना काफ़ी सामान्य होता है। बिल्ली और कुत्ते दोनों ही दाद से बहुत आसानी से संक्रमित हो जाते हैं और मनुष्यों में फैला देते हैं। तो दाद के कुछ महत्वपूर्ण जोखिम कारकों की बात करें तो अगर आपका शरीर गीला है या त्वचा पर किसी प्रकार की खरोंच या चोट लगी हुई है और आप फंगल के संपर्क में आते हैं तो आप में डर्मेटोफाइटोसिस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सार्वजनिक बाथरूम या स्विमिंग पूल का प्रयोग करना भी आपको फंगल इन्फेक्शन के संपर्क में ला सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अक्सर नंगे पांव रहते हैं तो आपके पैरों में दाद इन्फेक्शन यानी कि एथलीट्स फुट होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग आपस में एक दूसरे की चीज़ें शेयर करते हैं जैसे कि बिना धुले कपड़े, कंघे वगैरह, उन लोगों में भी फंगी के इन्फेक्शन की संभावना अधिक रहती है। गर्म जलवायु में रहना भी दाद के इन्फेक्शन के जोखिम को बढ़ाता है। किसी खेल में भाग लेना जिसमें त्वचा से त्वचा का संपर्क होता है जैसे कि कुश्ती, साथ ही साथ तंग और जकड़ने वाले कपड़े पहनना और शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दाद से क्या क्या समस्याएं या जटिलताएं होती हैं। तो बहुत ही कम मामलों में फंगल इन्फेक्शन त्वचा की अंदरूनी परत तक फैल पाता है जो कि किसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। लेकिन जिन लोगों का प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है या जिन लोगों को HIV या एड्स जैसी बीमारियां हैं उनको दाद इन्फेक्शन के छुटकारा पाने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।